तो दांत के कार्य अगर देखें तो दांतों का मुख्य कार्य है भोजन को चबाना, भोजन को चबाना या छोटे छोटे अणुओं में बदलना, छोटे छोटे भागों में बदलना, ये दांत का मुख्य कार्य है। देखो अभी मैंने आपको बताया कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कृंतक दांत, सबसे पहले कृंतक, उसके बाद में रत्नक, उसके बाद में अग्रचवर्णक और उसके बाद में कौन से चवर्णक दांत। इन सभी दांतों का जो कार्य होते हैं ये अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे कृंतक दांत का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को काटने का। रत्नक दांत का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को चीरने का। अग्रचवर्णक और चवर्णक इन दांतों का मुख्य कार्य भोजन को क्या करना होता है? पीसने का होता है। ठीक है भाई, अब इधर ध्यान से देखो। जैसे कृंतक दांत हम लोग भोजन करते हैं तो सबसे पहले अपन भोजन को कहां पे देते हैं? कृंतक दांतों के द्वारा काटते हैं। इसीलिए अपन कहते हैं कि कृंतक दांत भोजन को क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं। रत्नक दांत जो मैंने अभी बताया कि कृंतक के बगल में रत्नक जो पहले पहले से दांत आपको दिखते हैं वो रत्नक दांत कहलाते हैं और ये भोजन को चीरने का काम करते हैं। मांसाहारी जो प्राणी होते हैं, मांसाहारी प्राणी जो होते हैं उनमें हमेशा भोजन को काटा नहीं जाता, भोजन को क्या किया जाता है? चीरा जाता है। इसलिए जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनमें ये रत्नक दांत काफी विकसित होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुत्ता, बिल्ली, टाइगर इत्यादि में ये जो दांत होते हैं इस साइड वाले जिनको अपन रत्नक बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं, ये काफी विकसित होते हैं। क्यों? क्योंकि अपन को पता है कि वो मांसाहारी प्राणी होता है और मांस कभी काटा नहीं जाता, मांस को चीरा जाता है। इसलिए उनमें ये दांत ज्यादा काम में आते हैं और ये दांत ज्यादा विकसित होते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं अग्रचवर्णक और चवर्णक की, जिनको छोटी डांट और बड़ी डांट के नाम से जाना जाता है। ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। ठीक है भाई, अब दांत के बारे में हो गया अपन का सब कुछ। अब अपन बात करते हैं जो मुख में दूसरी संरचना पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं जिह्वा। जिसको क्या बोलते हैं? जिह्वा। देखो जीभ का आगे वाला भाग स्वतंत्र होता है लेकिन जो पीछे वाला भाग है ये स्वतंत्र नहीं होता। ये एक स्थान होता है जिसको फ्रेनोम लिंगुअल नामक स्थान से जाना जाता है। फ्रेनोम, फ्रेनोम लिंगुअल, वहां से ये जुड़ा होता है। जबकि जीभ का अग्रभाग होता है वो स्वतंत्र होता है, हम जीभ को आगे निकाल सकते हैं, लेकिन जो जीभ का पश्च भाग होता है ये फ्रेनुलम लिंगुअल नामक स्थान से जुड़ा होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जीभ जो होती है एक मांसपेशी संरचना होती है। क्या होती है? मांसपेशी संरचना होती है जो हमारे कई कार्य संपन्न करती है। जैसे बोलने का काम संपन्न करती है, भोजन को लेटने पलटने का कार्य संपन्न करती है, इसके अलावा हमारे दांतों की सफाई करने का काम भी करती है। तो इस तरीके से जीभ के अनेक कार्य हैं, लेकिन अपन को सबसे मुख्य कार्य ये देखना है कि हमारी जिह्वा जो होती है इस जीभ में ग्रंथि पाई जाती है जिसके द्वारा एक एंजाइम का स्राव होता है जिसको टाइलिन या एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। ठीक है, तो टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। देखो ये जो टाइलिन एंजाइम है स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। इसको स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। कौन करता है? एमाइलेज। अब स्टार्च क्या है, माल्टोज क्या है, ये भी अपन को जानना है। देखो ये होने को तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, लेकिन ये भोजन के या कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के जटिल अणु कौन? स्टार्च। और माल्टोज क्या है? भोजन के क्या है? सरल अणु है। कैसे अणु है? सरल अणु। तो एमाइलेज ने क्या किया या टाइलिन ने क्या किया? स्टार्च को माल्टोज में बदला, अर्थात भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणु में परिवर्तित किया। तो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणु में परिवर्तित करने की क्रिया
क्रिया को तो अपन क्या बोल रहे हैं, पाचन। और ये अपन का क्या है, मुख्य उद्देश्य कि पाचन किस तरीके से होता है उसको समझना है। तो अब अपन को ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि टाइलिन एमाइलेज का काम क्या है कि भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में ये कह सकते हैं कि स्टार्च को किसमें बदलना, माल्टोज में बदलने का काम होता है। चलो अब अपन ने देख लिया कि मुख गुहा में पाई जाने वाली जो संरचना होती है, जिसको अभी अपन ने देखा यहाँ पर कि दांत और जीभ, इनके अपन ने कार्य देख लिए। और कार्य में क्या हो रहा है कि भोजन के जो जटिल अणु हैं उनको सरल अणुओं में परिवर्तित किया जा रहा है। ठीक है, अपन बात करते हैं ग्रसनी की, जिसको फेरिंग्स के नाम से भी जाना जाता है, फेरिंग्स। अब इधर ध्यान से देखिए आप लोग, ग्रसनी पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र का सम्मिलित रूप माना जाता है। इधर इसको ध्यान से देखना, ग्रसनी एक ऐसा अंग है जिसको हम पाचन तंत्र में भी पढ़ेंगे और किसमें, श्वसन तंत्र में भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं जिस तरीके से आपकी संरचना है, देखिए इधर सबसे पहले तो ये तो है मुख, ये आपकी मुख गुहा, ये हो गई आपकी ग्रसनी, ये आपका ग्रासना, ये आमाशय, छोटियां वो बढ़िया और बढ़िया। अब सबसे पहले अपन देखते हैं, बात कर रहे हैं अपन ग्रसनी के बारे में। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का सम्मिलित रूप कौन होता है, ग्रसनी। देखो जैसे ही आप अपनी जीभ को पीछे की तरफ ले जाते हैं तो पहले तो हमको कठोर तालु दिखता है, लेकिन जीभ को जैसे ही पश्च भाग की तरफ ले जाते हैं तो एक कोमल सा भाग दिखता है हमको या महसूस होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, ग्रसनी के नाम से जाना जाता है। ग्रसनी की संरचना इस तरीके से होती है, देखो इधर ध्यान से, जिसमें आगे की ओर तो श्वास नली होती है, वो पीछे की ओर क्या होती है, भोजन नली। यहाँ पर भोजन नली के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है जिसको अपन एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से, एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। ये क्या काम करता है, देखो इधर ध्यान से, अपन जैसे भोजन को निगल रहे हैं तो अपन को पता है कि भोजन नली पे ये भोजन तो यहाँ पे आ रहा है। अगर मान लो ये ढक्कन लगा रहेगा तो भोजन कहाँ चल जाएगा, इससे जस्ट श्वास नली में चल जाएगा। तो श्वास नली में चल जाएगा तो हमारे कई बार देखा होगा आप लोगों ने, जैसे हंसते हंसते हुए भोजन करते हैं तो कई बार श्वास नली में भोजन के अणु फंस जाते हैं, जिससे हमको कई तरीके की खांसी उत्पन्न हो जाती है। तो ये एपिग्लोटिस नामक जो ढक्कन है, ये भोजन को निगलने के समय जस्ट एक सेकंड के लिए होता है ऐसा। तो ये एपिग्लोटिस नामक ढक्कन उस समय जब भोजन को निगल रहे होते हैं, पाचन के समय नहीं, केवल भोजन को निगल रहे होते हैं, उस समय ढक्कन उठकर कहां पे आ जाता है, श्वास नली के ऊपर आ जाता है। तो उस समय ये भोजन कहां पे आ जाता है, श्वास नली के ऊपर आ जाता है, जिससे भोजन के अणु श्वास नली में न जाकर कहां पे चल जाते हैं, अपनी भोजन नली में चल जाते हैं। और अपन को भेजना भी कहां, भोजन को ये भेजना, उसके बाद में कहां चल जाता है, आमाशय में चल जाता है। लेकिन यदि माना कि एपिग्लोटिस नामक ढक्कन ना खुलकर
अगर भोजन कहां पे चला गया, ये श्वास नली में चला गया, तो भोजन के जो अणु है वो कहां पे चल जाएंगे, श्वास नली में चल जाएंगे और श्वास नली में बाधा उत्पन्न करेंगे। तो इधर ध्यान से देखो, एपिग्लोटिस नामक ढक्कन है वो क्या काम कर रहा है कि भोजन के अणुओं को श्वास नली में जाने से रोक रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का सम्मिलित रूप होता है। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं अपन ग्रासनाल के बारे में। ग्रासनाल, देखो ग्रासनाल में किसी भी प्रकार की कोई संरचना नहीं पाई जाती, ये केवल इस तरीके से नलिकाकार संरचना होती है जिसमें घड़ी के पेंडुलम के समान संरचना पाई जाती है जो लगातार हिलते रहते हैं। ये केवल क्या करते हैं कि भोजन के जो अणु आ रहे होते हैं उसको लगातार नीचे की ओर भेजते हैं। कहां पे भेजते हैं, लगातार नीचे की ओर भेजते हैं और भोजन को कहां पर है, आमाशय तक पहुंचा देते हैं। अब अपन बात करते हैं आमाशय के बारे में, क्योंकि इसका कोई विशेष कार्य नहीं ग्रासनाल का। तो देखो आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिस और जठरनिर्गमी और जठरनिर्गमी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्डियक, फंडिस और जठरनिर्गमी के बारे में, या आमाशय की संरचना के बारे में। अपन देखते हैं कि आमाशय जो होता है यह हमारी आहार नाल का सबसे बड़ा अंग होता है। आहार नाल का सबसे बड़ा क्या है, ये अंग होता है आमाशय, जो अंग्रेजी के जे के आकार का होता है। इसकी संरचना कैसी है, अंग्रेजी के जे के आकार की होती है। देखो अब सबसे पहले अपन कार्डियक, फंडिस और फिर जठरनिर्गमी की बात करेंगे। तो आप लोगों को पता है इसका नाम कार्डियक, या कार्डियक को परिभाषित कैसे करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि यहां पर क्या आ रही है लास्ट में, ग्रासनाल, और ये क्या है, आमाशय का प्रारंभिक भाग। तो ये तो ग्रासनाल का अंतिम भाग है और ये आमाशय का प्रारंभिक भाग है। तो ग्रासनाल का अंतिम भाग और आमाशय का प्रारंभिक भाग जहां आपस में मिलते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, कार्डियक के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं जठरनिर्गमी की, फंडिस को बाद में देखेंगे अपन। तो आप लोगों ने देखा कि आमाशय का अंतिम हिस्सा है और उसके बाद में क्या आ रही है, छोटी आंत। तो छोटी आंत का प्रारंभिक भाग, तो छोटी आंत का प्रारंभिक भाग और आमाशय का अंतिम भाग जहां मिलते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है, जठरनिर्गमी के नाम से जाना जाता है। और इनके बीच वाले हिस्से को किस नाम से जाना जाता है, फंडिस के नाम से जाना जाता है। बस वो तो कुछ सोचिए, 1 मिनट देख लिया आप लोगों ने, इतना आप लोग नोट करना और बाकी का अपन कल देखेंगे इसके